जब आप किसी को देखते हो तो सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? क्या आप उनकी घड़ी नोटिस करते हो? क्या आप उनके कपड़े नोटिस करते हो? बहुत सारी रिसर्च ये कहती है कि सबसे पहले आप उनके जूते नोटिस करते हो। और आज ऐसे ही जूते की एक कंपनी की शानदार कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है नाइकी। कैसे नाइकी कार की डिक्की से बेचते हुए एथलीट की आज पसंद बन गया है और आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गया है। और इस कंपनी के सक्सेस का क्या राज है? किन किन ऑब्स्टिकल्स को नाइकी ने हाई जंप से लांघा है? कौन से बॉल बैट्स की वजह से नाइकी आज सक्सेसफुल है? कैसे नाइकी ने बास्केटबॉल के कोर्ट से गोल्फ कोर्स तक टेनिस बॉल मारने के लिए सेलिब्रिटीज ने क्यों उसे पसंद किया है? और 1962 से नाइकी का शुरू हुआ स्वूश आज तक भी क्यों भाग रहा है? ये सब है आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न्स फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज की कहानी थोड़ी सी काल्पनिक है। क्या आपको ये सुन के विद्यावान की याद आ गई? अरे नहीं, इतनी भी काल्पनिक नहीं है। ये कहानी कॉन्फिडेंस की मिसाल है, क्योंकि इस कहानी में नाइकी के ओनर ने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। चौंक गए क्या? दोस्तों, कहानी है नाइकी की। हाँ दोस्तों, वही जस्ट डू इट वाली। पर क्या आपको पता है ये जस्ट डू इट को डू इट करने के लिए नाइकी को कितनी मेहनत लग गई? नहीं ना। इसके लिए तो दोस्तों ये वीडियो बनाया ताकि आपको आराम से पूरी कहानी समझा सकूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1962 में यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन से। वहाँ पे फिल नाइट करके एक व्यक्ति अपना MBA कर रहा होता है और उसको स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी होती है। वो एक डिस्टेंट रनर भी होता है। MBA कंप्लीट होने के बाद फिल नाइट जापान जाता है एज अ टूरिस्ट। वहाँ वो एक शूज़ के कंपनी के शोरूम में जाता है और वो कंपनी के शूज़ उसको बहुत पसंद आते हैं। ये कंपनी का नाम होता है ओनित्सुका टाइगर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिल नाइट ने अपने MBA के दिनों में एक सुपर रिसर्च पेपर लिखा होता है जिसका टाइटल होता है, क्या जापानीज शूज़ जर्मन शूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं वही तरीके में जिस तरीके में जापानीज कैमरा ने जर्मन कैमराज को US में रिप्लेस किया होता है। इंग्लिश में इसका टाइटल होता है, कैन जापानीज स्पोर्ट्स शूज़ डू टू जर्मन स्पोर्ट्स शूज़ व्हाट जापानीज कैमराज डिड टू जर्मन कैमराज। तो यहाँ पर कहानी कंटिन्यू करता है। फिल नाइट को ये शूज़ इतने पसंद आते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर मैं ये शूज़ वापस US लेके जाकर बेचूं तो शायद ये शूज़ वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फिल अपने ये थॉट को आगे लेके जाते हैं और ओनित्सुका टाइगर के कंपनी के ओनर से एक मीटिंग सेटअप करते हैं। अभी इतने बड़े कंपनी के अगर ओनर से मिलना होगा तो फिल को ऑब्वियसली एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मिलना होगा, नहीं तो उसका ओनर नहीं मिलेगा। तो रातों रात खड़े खड़े फिल एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और उसका नाम होता है ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। ये कोई लीगल इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, ये खाली अपने माइंड में एक कंपनी का नाम बोलते हैं और बताते हैं कि मैं ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का ओनर हूँ और मुझे ओनित्सुका टाइगर के ओनर से एक मीटिंग करनी है। और दोस्तों यही पार्ट ये स्टोरी का एक काल्पनिक भाग है जिसका मैंने आपको पहले जिक्र भी किया था। फाइनली फिल और उस कंपनी के ओनर की मीटिंग होती है और वो उस ओनर को कन्विंस कर लेते हैं US में ये कंपनी के शूज़ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए। दोस्तों आपने शायद एक कोट सुना होगा, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैनॉट डिसाइड योर फ्यूचर। पर यहाँ पे ये सिंगल शीट ऑफ पेपर ही फिल नाइट का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही पेपर है जो फिल नाइट ने एज अ रिसर्च पेपर MBA में लिखा होता है और उन्होंने इस पेपर में जो एक्चुअल में लिखा होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइनली ओनित्सुका टाइगर का पहला कंसाइनमेंट US 1964 में पहुंचता है। फिल नाइट हर एक रनिंग ट्रैक पे जाकर गाड़ी की डिक्की से ये शूज़ लोगों को बेचते हैं। लोगों को ये शूज़ बहुत पसंद आता है, पर फिल को पता होता है कि ये स्ट्रैटेजी अगर उनको कंपनी को आगे लेके जाना है तो ये स्ट्रैटेजी स्केलेबल नहीं है और यहाँ पे उनको एक मेंटर की सख्त ज़रूरत लगती है। अपनी ये मेंटरशिप की रेस पूरी करने के लिए फिल नाइट बिल बाउमैन से मिलते हैं। अभी बिल बाउमैन फिल नाइट की यूनिवर्सिटी की डेज में, मतलब MBA के डेज में उनके स्पोर्ट्स कोच होते हैं। बिल बाउमैन को ओनित्सुका टाइगर के शूज़ इतने पसंद आते हैं कि फिल नाइट और बिल बाउमैन अग्री करते हैं एक पार्टनरशिप पे। 25 जन 1964 को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स मतलब BRS का लीगल इनकॉर्पोरेशन होता है जिसमें फिल
और बिल बाउमैन इक्वल पार्टनर्स होते हैं और दोनों $500 इन्वेस्ट करते हैं। ये $1000 से ब्लू रिबन स्पोर्ट्स मतलब BRS 300 पेयर शूज जूते खरीदते हैं और ये जूते हाथों हाथ बिक जाते हैं। एक साल में BRS 1300 पेयर जूते बेच देते हैं और उनका कुल मुनाफा होता है $8000। 2 साल तक फिल और बिल ये कंपनी पे बहुत मेहनत करते हैं और जो गाड़ी की डिक्की से 1964 से सफ़र शुरू होता है वो पहला स्टोर ये लोग ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का 1966 में सांता मोनिका कैलिफोर्निया में ओपन करते हैं। देखते ही देखते ये कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है और उनको अपना दूसरा स्टोर यूएस में खोलना होता है और ये स्टोर खुलता है मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में। BRS में फिल नाइट का मार्केटिंग और ऑपरेशंस का रोल होता है और बिल बाउमैन हमेशा कुछ नया ट्राई करते हैं। जब भी कोई ओनित्सुका टाइगर के शूज़ का एक कंसाइनमेंट आता है वो शूज़ को ओपन अप करके देखते हैं कि ये शूज़ में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है या जो भी नया शूज़ के साथ किया जा सकता है बिल अपने जापान की कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइज की वजह से जब भी कोई नया कंसाइनमेंट आता है शूज़ का वो पहले कंसाइनमेंट से काफ़ी बेटर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2 साल में ये कंपनी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाती है, पर यहाँ पे उनको एक छोटी सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। 1960s में यूएस में जॉगिंग इतना फेमस नहीं होता है और लोगों को लगता है कि जो भी जॉगिंग करता है वो एक्चुअल में पागल होता है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और लोगों को जॉगिंग के लिए इंस्पायर करने के लिए 1966 में बिल बाउमैन जॉगिंग के बेनिफिट्स के लिए एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है जॉगिंग। ये बुक जॉगिंग के इम्पोर्टेंस को लोगों के माइंड में क्रिएट करती है और लोगों को बताती है कि जॉगिंग कितना बेनिफिशियल है। आज भी बिल बाउमैन को यूएस में जॉगिंग का जनक मतलब निर्माता माना जाता है। आप समझ रहे हो कि ये कितनी सुपर्ब चीज़ है। जब उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था या जब उनको प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने एक नया कैटेगरी क्रिएट किया ये बुक लिख के, और जिस कैटेगरी का नाम है जॉगिंग। और ये कैटेगरी या ये एक्टिविटी क्रिएट करने की वजह से जॉगिंग शूज़ बिकने लगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे ये बिल्कुल रेड बुल की तरह है जहाँ पे डीट्रिच मैटेशिट्स ने एनर्जी ड्रिंक्स का एक नया मार्केट क्रिएट किया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बिल हमेशा एक शूज़ के कंसाइनमेंट के शूज़ को ओपन करता है और देखते हैं कि शूज़ में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो 1968 में बिल ऐसा एक शूज़ डिज़ाइन करते हैं जो ड्यूरेबल होता है और फ्लेक्सिबल भी होता है और ये शूज़ लोगों को बहुत पसंद आता है और बहुत सक्सेसफुल होता है। 1969 में BRS ये शूज़ के $3 लाख के सेल्स करते हैं। यूँ तो ये जर्नी काफ़ी स्मूथ चल रही होती है, पर 1969 में ये जर्नी में एक छोटा सा रोड ब्लॉक आता है। BRS ओनित्सुका टाइगर का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और ओनित्सुका टाइगर अपनी लोकल डिमांड जापान में सप्लाई करने के बाद BRS को अपना कंसाइनमेंट सेल करते हैं। तो यहाँ पे BRS का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है पर ओनित्सुका टाइगर उसको सप्लाई नहीं कर पा रहा होता है और बहुत बड़ी एक डिमांड सप्लाई की गैप क्रिएट हो जाती है। सरल भाषा में BRS के पास शूज़ के कस्टमर्स होते हैं 10,000 पर उनको ओनित्सुका टाइगर से सिर्फ 1000 शूज़ आते हैं। बिल और फिल ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं कि अगर अपन ओनित्सुका टाइगर पे ही रिलाई करेंगे तो अपनी ये डिमांड फुलफिल नहीं होगी। तो 1971 में जब ओनित्सुका टाइगर और BRS का एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है वो लोग सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करते हैं जापान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और इसकी वजह से उनकी डिमांड वो ईजिली फुलफिल कर पाते हैं। और 1971 में ही मतलब स्पेसिफिकली 30th में 1971 में BRS अपनी रीब्रांडिंग करती है और उसकी कंपनी का नाम अभी होता है नाइकी। आप शायद सोच रहे होंगे कि नाइकी का क्या मतलब होता है। नाइकी का मतलब है विक्ट्री। फिल को लगता है सिर्फ नाम चेंज करने से रीब्रांडिंग नहीं होगी, एक अच्छा खासा लोगो डिज़ाइन करना ज़रूरी है। तो इसके लिए वो एक नज़दीकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक ग्राफिक डिज़ाइन इंटर्न को पकड़ के लेके आते हैं और $35 में नाइकी का स्वूश लोगो डिज़ाइन करवाते हैं। मुझे लगता है अगर आप कंपनीज़ के हिस्ट्री में झांकोगे तो शायद ये लोगो का डिज़ाइन सबसे वैल्यूबल होगा। 1971 से 1980 नाइकी अपना सक्सेस का सिलसिला जारी रखती है और जब भी कोई नया कंसाइनमेंट आता है हमेशा कोई नया शूज़ डिज़ाइन करती है और 1980 में फाइनली नाइकी की लिस्टिंग होती है और नाइकी एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। 1982 में नाइकी एक शानदार जूते लॉन्च करती है जिसका नाम होता है एयरफोर्स 1। अभी इसका नाम एयरफोर्स 1 क्यों होता है ये तो पता नहीं, पर ये शूज़ बास्केटबॉल प्लेयर्स को एयर टेक्नोलॉजी की वजह से एक एक्स्ट्रा बाउंस देते हैं बास्केटबॉल खेलते समय।
ये शूज़ बास्केटबॉल प्लेयर्स को बहुत पसंद आते हैं और इस शूज़ के भी सेल्स बहुत अच्छे होते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की वजह से 1986 में नाइकी फाइनली $1 बिलियन इन रेवेन्यू क्रॉस करती है और 1988 में शायद हिस्ट्री का सबसे अच्छा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च होता है जिसका नाम होता है जस्ट डू इट। इस मार्केटिंग कैंपेन की एड में नाइकी 80 साल के रनिंग आइकन वॉल्टर स्टैग को गोल्डन गेट ब्रिज पे भागते हुए दिखाते हैं और 1990 में पोर्टलैंड ओरेगन में पहला नाइकी टाउन ओपन होता है। नाइकी को अगर आप और मैं आज देखें तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स प्यूमा, आदिदास, रीबॉक से काफी आगे है। तो इसका मतलब क्या है, नाइकी की सक्सेस स्टोरी खत्म हो गई? अगर बिजनेस नहीं सिखाया तो क्या सिखाया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, नाइकी जॉगिंग शूज़ में तो काफ़ी फेमस था और बास्केटबॉल के मार्केट को एंटर करने के लिए नाइकी ने एयरफोर्स 1 जूते लॉन्च किए थे 1982 में। नाइकी ने अपने बास्केटबॉल शूज़ फेमस करने के लिए एक बोल्ड बेट किया। उस टाइम पे एक प्लेयर था जो कि अपकमिंग था जिसका नाम था माइकल जॉर्डन। वैसे माइकल जॉर्डन उस टाइम पे बहुत फेमस नहीं था, पर उस टाइम का वो एक रूकी और अपकमिंग प्लेयर था। नाइकी ने ये सोचा कि आज माइकल जॉर्डन एक फेमस प्लेयर नहीं है पर अपकमिंग और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, तो अगर नाइकी आज इसके साथ कोई एंडोर्समेंट डील साइन करती है और अगर माइकल जॉर्डन फेमस हो जाता है तो इसके साथ नाइकी का भी ब्रांड और फेमस हो जाएगा। और बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदिदास ने माइकल जॉर्डन को एक एंडोर्समेंट डील के लिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनको माइकल जॉर्डन की हाइट शॉर्ट लगती थी और इसके लिए उन्होंने टू शॉर्ट बोल के माइकल जॉर्डन को रिजेक्ट कर दिया था। नाइकी ने इसके बावजूद एक बोल्ड बेट की और माइकल जॉर्डन को साइन किया और माइकल जॉर्डन के नाम पे ही एयर जॉर्डन जूते लॉन्च किए 1984 में और लॉन्च करते ही ये जूते सुपर हिट हो गए। लोगों को ये जूते बहुत पसंद आए, पर यहाँ पे एक रोड ब्लॉक नाइकी ने फेस किया। सितंबर 1984 में नाइकी ने एयर जॉर्डन लॉन्च किया और अक्टूबर 1984 मतलब ठीक एक महीने बाद NBA ने ये जूतों को बैन कर दिया। इन जूतों को बैन करने का NBA के पास एक बहुत स्टूपिड रीज़न था। NBA को ये लगता था कि ये जूते NBA के कलर पॉलिसीज़ को वायोलेट कर रहे हैं। नाइकी ने इस बैन के बावजूद इस बैन को अपने फेवर में कन्वर्ट किया। उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की जिसका टाइटल था कि NBA माइकल जॉर्डन को एयर जॉर्डन पहनने से रोक सकता है पर आपको नहीं रोक सकता है। मतलब NBA कैन स्टॉप माइकल जॉर्डन फ्रॉम वेयरिंग एयर जॉर्डन्स बट दे कैन नॉट स्टॉप यू। और ये कैंपेन बहुत ही सुपर हिट हो गया और दोस्तों एयर जॉर्डन के सेल्स स्काई रॉकेट हो गए। एयर जॉर्डन इतना फेमस हो गया कि आज भी कोई भी नाइकी के स्टोर्स में एयर जॉर्डन मिलते हैं। इसके बाद मतलब माइकल जॉर्डन को साइन करने के बाद और एयर जॉर्डन लॉन्च करने के बाद नाइकी को रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन्होंने ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखी और उन्होंने अपकमिंग स्पोर्ट्स प्लेयर को साइन किया। उन्होंने रॉजर फेडरर को 1994 में, टाइगर वुड्स को 1996 में, लेब्रॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कोबे ब्रायंट को 2003 में, सेरेना विलियम्स को 2004 में और ऐसे कई प्लेयर्स को साइन किया जिसकी वजह से नाइकी का ब्रांड बरकरार रहा और आगे बढ़ता रहा। नाइकी की ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की दौड़ और ये एथलीट्स को साइन करने की दौड़ बरकरार रही और इसकी वजह से नाइकी हमेशा फेमस रहा, पर नाइकी हमेशा कंट्रोवर्सी से सराउंडेड रहा और उनकी एक मेजर कंट्रोवर्सी आई 2018 में। 2018 में नाइकी ने अपने 30 साल से चले आए टैगलाइन जस्ट डू इट को रिप्रेजेंट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को 49ers के फॉर्मर फुटबॉल क्वार्टरबैक कॉलिन कैपरनिक को एडवर्टाइजिंग के लिए चुना। कॉलिन को 2016 में अपने एक कंट्रोवर्सी से जूझ रहे थे। 2016 में NFL के प्री सीजन फुटबॉल गेम में नेशनल एंथम पे कॉलिन ने खड़े होने से इनकार कर दिया और जब 2018 में नाइकी ने उसे साइन किया तो लोगों ने बॉयकॉट नाइकी या नाइकी बॉयकॉट ट्विटर पे ट्रेंड करते हुए नाइकी के बहुत सारे जूते जलाए। पर इस कंट्रोवर्सी का भी नाइकी ने अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने शूज़ का प्राइस आधा कर दिया और जस्ट डू इट के बदले जस्ट डूइंग इट के स्लोगन को लगाकर वो शूज़ बेचने लगे। न्यूज़ और मीडिया की माने तो नाइकी को इस पूरे कंट्रोवर्सी के चलते टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में $163 मिलियन की फ्री एडवर्टाइजिंग मिली। इस कंट्रोवर्सी का नाइकी ने भी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को अपनी कंपनी को नीचे लाने नहीं दिया। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि नाइकी के सक्सेस का आखिर राज क्या है। दोस्तों पहला रीज़न है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट।
मैंने आपको कहानी में पहले भी बताया कि बिल बॉर्मन जब भी ओनित्सुका टाइगर का एक कंसाइनमेंट आता था, एक शूज़ को ओपन करके देखते थे कि इस शूज़ में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है ताकि मेरे कस्टमर्स को और कंफर्ट मिले। मुझे याद है कि जब भी मैं नाइकी शूज़ खरीदने जाता था, कुछ ना कुछ सेल्समैन बोलता था कि नया आया हुआ है, कभी शायद एयर टेक्नोलॉजी नहीं आई है, कभी कुशनिंग इंप्रूव हुई है, कभी कंफर्ट इंप्रूव हुआ है, वगैरह वगैरह। पर ये सेम चीज़ बगल वाले शोरूम में ऐसी नहीं होती थी। मतलब जब भी मैं प्यूमा, आदिदास या रीबॉक के शोरूम में जाता था, वो सेम घिसे पिटे शूज़ जो वो लास्ट ईयर बेच रहे थे, वही शूज़ ये साल बेचते थे और कभी भी अपने कस्टमर एक्सपीरियंस या प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं करते थे। तो नाइकी का सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्ट। सेकेंड रीज़न है स्टेलर एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग। अभी नाइकी के जो ब्रांडिंग के फैंस हैं वो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। कोई भी मीडिया कंपनी को उठा के पूछ लो कि नाइकी की ब्रांडिंग आपको पसंद है कि नहीं, और वो हमेशा हाँ बोलेंगे। नाइकी अपने ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग से कभी अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता है। वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में डालता है कि अगर आपको फेमस होना है या अगर आपको सक्सेसफुल होना है या अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको नाइकी के प्रोडक्ट्स यूज़ ही करने हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हमने हमारे रेड बुल के वीडियो में मैं आपको यही सिखाया था। रेड बुल अपना प्रोडक्ट कभी डायरेक्टली नहीं बेचता है, पर अपने एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग या ब्रांडिंग से 3 शब्द जो कि एंजॉयमेंट, थ्रिल और एक्सट्रीम से अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट करता है। और 2 कंपनीज है जो कि सेम चीज़ करती है। कोक हैप्पीनेस से कनेक्ट करता है और एप्पल अचीवमेंट से कनेक्ट करता है और उनकी सेल्स ऑटोमेटिकली होती है। दोस्तों, ये तो हो गई नाइकी की स्टोरी और नाइकी क्यों सक्सेसफुल है। तो अब आते हैं उस बात पे कि आप और मैं नाइकी से क्या सीख सकते हैं। अरे, बालाजी का पैकेट यहाँ पर किसने रखा? चलिए जाने दीजिए, आते हैं लेसन नंबर 1 पे। दोस्तों, पहला लेसन है बी कॉन्फिडेंट। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब फिल नाइट जापान गए थे ओनित्सुका टाइगर के कंपनी के ओनर को मिलने के लिए, उन्होंने ऑन द स्पॉट एक कंपनी का नाम बनाया और उस ओनर से मिले। सोचो कि फिल इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने खड़े खड़े एक कंपनी का नाम सोचा और वो ओनर से मिले और उनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल भी गई। दोस्तों, बिजनेस में कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपके कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपसे वो डील करे या नहीं करे। तो फिल नाइट की तरह कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि अगर आप आपके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो कौन रहेगा। दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कंटिन्यूसली इंप्रूव योर प्रोडक्ट और सर्विस। शायद नाइकी के सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही था कि वो हमेशा अपने शूज़, अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहे और हमेशा अपने कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस देते रहे। और अगर मैं इसको उनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूं, उन्होंने इंप्रूव कभी नहीं किया। इसके लिए नाइकी ने एस्टैब्लिश कंपनीज जैसे प्यूमा और रीबॉक को यूएस में बीट किया और उनसे आगे निकल गए। तो आपको नाइकी से ये चीज़ सीखनी है और आपके प्रोडक्ट और सर्विस को हमेशा इंप्रूव करना है और आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को हमेशा इंप्रूव करना है। इसकी वजह से आप कंटिन्यूसली सक्सेसफुल होते रहोगे। दोस्तों, तीसरा लेसन है इन्वेस्ट इन द राइट पीपल। नाइकी ने 1984 में एक रूकी और अपकमिंग प्लेयर माइकल जॉर्डन को एंडोर्समेंट डील के लिए साइन किया। उन्हें लगता था कि माइकल जॉर्डन टैलेंटेड है और वो आगे जाके अच्छा करेंगे, और उनका ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुआ और माइकल जॉर्डन की वजह से नाइकी एज अ ब्रांड बहुत टेक ऑफ कर गया। दोस्तों, ऑब्वियसली बिजनेस में एक टीम की ज़रूरत होती है। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉय जो आपने हायर किया है वो आज रुकी है और अनएक्सपीरियंस्ड है बट टैलेंटेड है और सिंसियर है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको सही से ट्रेन करना चाहिए और क्या पता वो आपका बिजनेस ईजिली आगे जाके लीड कर सके। दोस्तों, चौथा और आखिरी लेसन है टेक एडवांटेज ऑफ बैड सिचुएशंस। मैंने आपको वीडियो में कई बार बताया कि नाइकी बहुत कंट्रोवर्सी से गुजरा, पर उन्होंने हमेशा ये कंट्रोवर्सी से पीछा नहीं छुड़ाया, पर उन्होंने ये कंट्रोवर्सीज को अपने एडवांटेज में यूज़ किया और ये बैड सिचुएशंस को अच्छे अपने फेवर में कन्वर्ट किया। नाइकी को 1984 में एक बहुत बड़ा झटका लगा जब NBA ने एयर जॉर्डन्स को बैन किया, पर उन्होंने ये सिचुएशन को अपने एडवांटेज पे टर्न किया और इसकी वजह से एयर जॉर्डन्स के सेल्स स्काई रॉकेट हो गए। दोस्तों, बैड सिचुएशंस तो हर एक बिजनेस में आना ही है। आप चाहे जितना अवॉइड करो, कुछ ना कुछ खराब तो होगा ही।
तो जब आपके बिजनेस में कोई बैड सिचुएशन है, आपको थोड़ा एक्शन से पीछे हट के देखना है कि क्या आप ये बैड सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर ये पॉसिबल है और अगर आपने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया, ये आपको नाइकी की तरह सक्सेसफुल बना सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा नाइकी का आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपने ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा होगा। दोस्तों अगली बार मिलेंगे एक अगली एक्साइटिंग बिजनेस स्टोरी के साथ। जय हिंद।